हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कहा गया है हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है। ठीक है, आगे क्या कहा गया है, और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद कर रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको क्या कहा गया है, एक हिरण के झुंड की बात करी गई है। ठीक है, इस झुंड में बताया क्या गया है, पहली लाइन में कहा गया है कि आधा भाग। ठीक है, तो जो भी हिरणों की टोटल झुंड में संख्या रहेगी उसमें से आधे क्या है, तो मैदान में घास खा रहे। ठीक है, चरना मीन्स घास खाना, तो ये चरने चले गए आधे। ठीक है, और शेष का 3/4 भाग पड़ोस में ही खेल कूद कर रहा है। ठीक है, आगे बोला गया और 9 बचे हुए क्या कर रहे हैं, तालाब में पानी पी रहे। तो हमको हिरणों की कुल संख्या निकालना है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन में नॉर्मली जो हमको निकालना होता है उसी को हम चर के रूप में मानकर स्टार्ट करते। तो यहाँ पर हिरणों की जो संख्या है अभी हमको पता नहीं है, मान लेते। तो यहाँ पर बता देने का कि माना कि जो हिरणों की संख्या झुंड में रहे, हिरणों की कुल संख्या। ठीक है, तो यहाँ से लिख देते झुंड में रहे हिरणों की कुल संख्या, हिरणों की कुल संख्या अपने को पता नहीं है कितनी है, ये हमको ज्ञात करने को कहा गया है। तो इसको मैं मान लेता हूँ कि कुल हिरणों की संख्या झुंड में कितनी है, तो झुंड में कुल हिरणों की संख्या x है। अभी हमको पता नहीं कितना। ठीक है, आगे क्या कहा गया है, देखो अब यहाँ से एक एक चीज़ हमको समझना है। तो यहाँ से कहा गया हिरणों का एक झुंड का आधा मैदान में घास चर रहा है। ठीक है, आधा जो होगा यानी x का हाफ। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, तो घास चरने गए। अब ये समझते अपने, देखो तो जितने हिरण घास चरने गए वो क्या हो गए, x/2 हो गए यहाँ से। ठीक है, पहले इसको समझते दूसरी तरीके से थोड़ा। देखो, अगर मैं आपको ऐसे कहूँ कि मान लो हिरणों की कुल संख्या, यहाँ पर हिरणों की कुल संख्या में तुमको कह दूँ 40 है। ठीक है, अगर मैं इसको 3 भाग में डिवाइड कर दूँ जैसा इसमें किया गया है, मैं इसमें से आपको कहता हूँ कि आधे हिरण जो है वो क्या कर रहे, घास खाने गए। तो इसमें से आधे कितने हो जाएंगे, तो 40 में से आधे 20 हो गए। ठीक है, ये कहाँ चले गए, तो ये चरने चले गए, चरने। ठीक है, आधे। अब क्या कहा गया है, देखो शेष का 3, शेष कितने हुए, शेष मीन्स इसमें से जो चले गए उसमें से बचे हुए। तो अगर 40 टोटल थे, 20 तो चले गए घास चरने, अब बचे कितने, तो बचे 20। ये 20 की बात किया गया है। इस 20 का 3/4 का मतलब क्या होता है, देखो नॉर्मली 1/4 कहा जाता है, तो उसको हम लिखते हैं, देखो किसी भी चीज़ का 1/4 होगा तो उसको लिखेंगे हम 1/4। 1/3 होगा तो 1/3। 3/4 का मतलब क्या हो जाएगा, 3/4, यानी 4 में से 3 भाग। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका 3/4 अगर हम 20 का निकालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 20 का 3/4 कितना हो जाएगा, 3/4। ठीक है, 4 से इसको हम काट सकते हैं 5 बार में, तो 5 से 3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 15। मीन्स जो खेलने कूदने गए इसका 3/4 अगर हम ज्ञात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ से हिरणों की संख्या हो गई 15। और मैं आपको कह दूँ कि 5 हिरण जो है वो क्या है, शेष 5 हिरण क्या है, तालाब में पानी पी रहे। यहाँ पर 5, यहाँ पर 9 है। यहाँ पर मैं अपने जो अपने 40 टोटल हिरण लिया इसके लिए अपने समझते। देखो वही क्वेश्चन मैंने खाली एक संख्या देके आपको बना दिया कि यहाँ पर मैं ऐसे कहूँ कि टोटल 40 हिरण थे, आधे चले गए घास चरने, तो आप बोलोगे 20 गए। ठीक है, शेष बचे हुए कि 3/4 क्या कर रहे, तो खेल कूद कर रहे। तो 20 बचे हुए थे, उसका 3/4 हमने निकाला तो 15 खेल कूद कर रहे, और 5 कहाँ चले गए बचे हुए, तालाब में पानी पीने। तो एक तरह से अगर हम देखें तो जो चर रहे हैं हिरण, जो खेल कूद कर रहे और जो शेष बचे हुए पानी पी रहे, अगर टोटल हम इन सबको मिला दें तो क्या हिरणों की कुल संख्या हमको नहीं मिल जाएगी। ठीक है, तो वही चीज़ हमको यही लॉजिक यहाँ पर लगा के चलना है। देखो यहाँ पर पहले तो हमको दिया क्या गया है, तो हमको पहले हमने हिरणों की संख्या, झुंड में रहे हुए हिरणों की संख्या x मान ली, और यहाँ पर अब लिख लेते एक एक करके। देखो अब चरने, देखो मैदान में चर रहे हिरणों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो मैदान में चर रहे, ठीक है, चर रहे हिरणों की संख्या, हिरणों की संख्या कितनी है, तो कहा गया है जो टोटल हिरणों की संख्या है उसमें से आधा जो है, आधा भाग वो मैदान में चल रहा है। टोटल हमने कितना माना है, x, तो x का हाफ कितना हो जाएगा, x/2। ये इतनी संख्या क्या है, हिरणों की मैदान में चल रही। ठीक है, आगे क्या कहा गया है, शेष का 3/4 यानी 3/4 भाग पड़ोस में खेल कूद कर रहे, तो यहाँ पर लिख देते। ठीक है, यहाँ पर अब दूसरा पॉइंट हम क्या बता देंगे, खेल कूद
कर रहे हिरणों की संख्या। तो यहाँ से हिरणों की संख्या कितनी आ जाएगी, हिरणों की संख्या। तो खेल कूद कितने हिरण कर रहे, शेष मीन्स देखो x टोटल थे, उसमें से x/2 आधे चले गए, तो शेष कितने बचेंगे। तो अगर x टोटल है उसमें से आधे चले जाएंगे तो बचेगा कितना, आधा, x/2। ठीक है, तो ये जो x/2 है ये x/2 का कौन सा भाग, 3/4 भाग। तो इसका जब हम 3/4 करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 x/2। देखो शेष हिरणों का 3/4 कहा गया है, तो x/2 तो घास चरने चले गए, टोटल x थे तो आधा चले गए तो आधे बचे, उसका 3/4 तो 3/4 हमने उसका कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से देखो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x और नीचे से 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये हो गया खेल कूद करने वाले। अब बाकी बचे हुए पानी पीने कितने गए, तो यहाँ पर कहा गया है कि पानी पीने गए हिरणों की संख्या कितनी है, 9। ठीक है, 9 हिरण पानी पीने गए। अगर हम टोटल सबको मिला दें कि जो हिरण मैदान में चरने गए, जो हिरण खेल कूद कर रहे, देखो मैदान में चरने चले गए x/2, खेल कूद कितने कर रहे 3x/8 और पानी पीने कितने गए 9। अगर हम सबको ऐड करें तो क्या टोटल हिरणों का झुंड जितनी संख्या थी पूरी नहीं हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो 20 चरने गए थे, 15 उसमें से क्या कर रहे थे, 20 जो शेष था उसका 3/4 हमने निकाला, कितना आया 15 क्या कर रहे थे, तो खेल कूद कर रहे थे, और 5 क्या कर रहे थे, पानी पीने गए थे। तो जब हम 20, 15 और 5 को ऐड करेंगे तो वापस से कितना हो जाएगा 40, यानी हिरणों की कुल संख्या हमको मिल जाएगी। तो वही लॉजिक हम यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले तो लिख देंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, जो कि हमको प्रश्न में बताया गया कि शेष 9 जो है वो क्या कर रहे हैं, पानी पीने गए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार हम यहाँ से क्या बता देंगे, तो देखो घास चरने के हिरणों की संख्या कितनी है, तो x/2 मीन्स आधे। ठीक है, 50% हिरण ये हो गए, और 3/4 किसका, जो बचे हुए थे, तो बचे हुए का 3/4 कितना आया, तो हमने देखा 3x/8, ये 3/4 बचे हुए। शेष हिरणों की संख्या कितनी है, तो 9 हिरण क्या थे, तो शेष 9 हिरण क्या थे, तालाब में पानी पी रहे थे। तो इन 9 को भी अपने क्या करते, मिला देते। अगर मैं तीनों को मिला दूंगा, ऐड कर दूँ इसके, तो ये आधे हिरण, फिर ये 3/4 जो खेल कूद कर रहे थे और जो पानी पी रहे थे, ये पानी पीने वाले, खेल कूद करने वाले और घास चरने वाले। अगर हम सबको मिला देंगे तो हिरणों का झुंड जो था वो पूरा वापस से इकट्ठा हो गया, और झुंड में कितनी संख्या थी, तो x पूरा आ जाएगा कि नहीं। तो ये चीज़ हमको समझना है कि जो टोटल संख्या होगी हिरणों की, अगर जो चरने गए घास, जो खेल कूद कर रहे और जो पानी पी रहे, तीन ही भाग में तो बंटे हुए हिरण। देखो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है, ठीक है, कि जो हिरणों का झुंड था उसमें से आधा घास चरने गए थे, ठीक है, और बचे हुए का 3/4 जो था वो खेल कूद कर रहे थे, और 9 हिरण जो थे वो तालाब में क्या कर रहे थे, पानी पीने गए थे। ठीक है, ये बात हमने देखा, पानी पी रहे। ठीक है, तो तीन ही भाग में तो बटे टोटल झुंड। तो अगर हमने टोटल झुंड में हिरणों की संख्या x मानी है, तो ये x को ही तो हमने 3 भाग में बांटा था, x/2 जो कि घास चरने गए थे, 3x/8 जो कि खेल कूद कर रहे थे, और बचे हुए 9 जो कि पानी पी रहे थे। अगर मैं सबको वापस से मिला दूंगा, ठीक है, ये घास चरने वाले, ये खेल कूद करने वाले और ये पानी पीने वाले, तो यहाँ से सबकी सब जब इकट्ठा होंगे तो टोटल संख्या वापस से आ जाएगी। अब नॉर्मली इसको हमको क्या करना है, तो यहाँ से देखो 2 और 8 का एलसीएम लेंगे। जब तक तीनों का हर समान नहीं होगा तब तक हम इसको ऐड नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 और 8 का एलसीएम लेंगे और तीनों का हर समान करेंगे। तो यहाँ पर नॉर्मली एलसीएम जब लिया जाएगा, देखो तो यहाँ से 2 और 8 का एलसीएम लेना है, तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे 1, 2 से डिवाइड करेंगे ये 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1, ये 2, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 और ये वापस से 1। तो तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 × 2, तो ये कितना आ गया 8। वैसे डायरेक्टली अगर आपको समझ आ रहा है कि ये 2 से 8 पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो ये 8 तो डायरेक्ट भी आ सकता है, लेकिन इस तरीके से अगर अलग अलग संख्या होती है यहाँ पर, तो इस तरीके से हम इस मेथड से निकालते हैं। तो दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है 8। तो यहाँ पर एक सिंपल सा लॉजिक लगाने का कि जो एलसीएम आता है, 10 संख्याएं अगर इस तरह से हमको दी गई हो तो 10 में क्या करने का, 10 का एलसीएम निकालो पहले, हर का, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालो और सबके बटे में वही लाने की कोशिश करने का। तो देखो यहाँ पर 8 लाना है हमको सबके बटे में, जो एलसीएम है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो x के बटे में 2 तो है, 8 नहीं है, क्योंकि देखो जब एलसीएम तीनों का हर समान होगा तो ऊपर वाला सीधे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर 2 ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पर कमी किसकी है, 8 अगर हमको लाना है तो यहाँ पर हमको, तुम बोलोगे सर 4 की कमी है, तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई हम कर दे। और अगर किसी संख्या का हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसी संख्या का हमको मल्टीप्लाई ऊपर भी करना ही पड़ेगा।
ये सिंपल सा नियम है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि देखो 4 से ये 4 कैंसिल हुआ। किसी भी समीकरण के अंदर हम अपने मन से कुछ नहीं जोड़ सकते या कुछ नहीं घटा सकते या कुछ मल्टीप्लाई या भाग नहीं कर सकते। अगर हमने कोई संख्या को यहाँ जोड़ा है तो उसको हमको इस तरफ भी जोड़ना पड़ेगा, जिससे वो दोनों बराबर दोनों तरफ होगा। यहाँ पर अगर हम 4 नीचे रख रहे हैं तो ऊपर भी रखेंगे, जिससे ये 4 ऊपर नीचे कट जाएगा और इसकी कीमत कुछ नहीं है, एक ही है। इधर मैंने कुछ रखा नहीं अपने मन से, एक तरह से देखे तो ये एक ही होगा, ठीक है। यहाँ तो 8 ऑलरेडी है ही हर में। अब यहाँ 8 नहीं है तो यहाँ पूरा का पूरा कुछ नहीं होगा, तो एक तो होगा ही नीचे। तो यहाँ हमको पूरा का पूरा 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वही का वही लॉजिक के ऊपर भी 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कंप्लीट हुआ इसका एलसीएम। अब सिंपल सा इसको एक सीधे फॉर्म में ला देंगे। देखो तो 4 का x से गुणा करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, नीचे 2 चौक, ठीक है। तो 2 चौक यहाँ से हो गया 8 प्लस 3x बटे 8, फिर बीच में प्लस, यहाँ से 8 9 72 और बटे में कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू x। अब देखो जैसे ही तीनों का एलसीएम सेम हुआ 8 8 8 तीनों के हर में, तो हम 8 को क्या कर सकते हैं अब, तो यहाँ से हम 8 को अब एक बार लिख सकते हैं और तीनों को ऊपर ऐड कर सकते हैं। तो ये 4x प्लस 3x प्लस 72 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, इक्वल टू में x वैसा का वैसा। अब यहाँ से ये 8 डिवाइड में है, अब ये सामने चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा x के साथ, तो ये लेकिन ये 4x और 3x जुड़ जाएगा, तो ये हो गया 7x यहाँ से, ठीक है। और ये 72 तो वैसा का वैसा, ये 8 उधर गया मल्टीप्लाई में, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8x, ठीक है। ये 8x के साथ मल्टीप्लाई में आ गया, 8x हो गया। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, तो चरों को एक तरफ कर देते और संख्या को एक तरफ। तो यहाँ से अगर 7x पहले से है ही, ठीक है, 8x को हम इधर ले आएंगे, लेफ्ट साइड में हमेशा चर को एक तरफ कर लेने का और उसके सामने साइड संख्या को, ये हमने सीखा है बहुत से सवालों में। तो 7x वहीं रख रहे, 8x को हम अंदर ले आएंगे तो ये माइनस का 8x हो जाएगा, 72 इक्वल टू के उधर जाएगा तो ये माइनस का 72 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसको माइनस करेंगे तो 7x में से 8x, देखो अब यहाँ पर चिन्ह अलग अलग है तो घटाओ तो होगा, तो यहाँ पर बचेगा x, लेकिन कौन सा x, एक x बचेगा, 8 में से 7 गया 1, लेकिन माइनस का सिंबल पड़ा है तो माइनस का x बराबर माइनस का 72। अब यहाँ से अगर हम देखें तो माइनस माइनस सामने सामने है, तो इसको हम और सोल्व करें तो ये देखो x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, कुछ नहीं तो माइनस, अगर हम माइनस का 72 है, आगे कुछ नहीं तो 1 तो होता ही है, तो माइनस का 1 अगर हम नीचे दे देंगे तो -1 नीचे गया, कैंसिल हो गया माइनस माइनस, तो x बराबर यहाँ से आ गया 72, जो कि हमको क्या पूछा गया था। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में भी यही कहा गया है कि ये देखो हमको कहा गया है कि हिरणों के झुंड में रहे हिरणों की कुल संख्या कितनी होगी, हिरणों की संख्या हमको ज्ञात करने को कहा गया है, और वही तो हमने क्या माना है, तो हिरणों की कुल संख्या झुंड में रहे कितनी थी, x। तो यहाँ से आप लास्ट पॉइंट खाली इतना लिख देना कि अतः झुंड में रहे हिरणों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से बता देने का जो कि x है, तो यहाँ से कितने आ जाएगा, तो हिरणों की जो कुल संख्या होगी यहाँ से, तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि कुल संख्या कितनी हो गई, इक्वल टू x थी, हमने माना है x, और x कितना आ गया 72। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर, ये हो गया इसका आंसर कंप्लीट। तो ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 8। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कहा गया है दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है, ठीक है। मीन्स जो भी पौत्री की आयु होगी उसकी 10 गुनी आयु किसकी होगी, दादाजी की, यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, ठीक है। तो उन दोनों की आयु हमको अलग अलग ज्ञात करना है। तो नॉर्मली देखो हमने लिख के रखा है कि जो चीज़ हमको ज्ञात करनी होती है उसी को हम क्या करते हैं, x मान के स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर दादाजी की आयु और पौत्री की आयु, 2 जन की आयु की बात किया गया है, तो यहाँ पर दिया कौन किसके सापेक्ष में ज़्यादा है वो हमको देखना पड़ेगा यहाँ पर। तो देखो दादाजी की जो एज थी पौत्री के सापेक्ष में 10 गुना थी, तो हमने पहले तो पौत्री की जो एज है वो हमने मान लिया कि पौत्री की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष, हमको पता नहीं है। तो दादाजी की क्या है, पौत्री की आयु की 10 गुनी है, तो हमने क्या कर दिया, तो x का मीन्स पौत्री की आयु x वर्ष थी, उसका 10 गुना हम करेंगे तो वो दादाजी की एज हो गई। अब देखो छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पर, आगे क्या कहा गया है, यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष जो है अधिक बोला गया है, 54 वर्ष, ये अधिक शब्द का प्रयोग किया गया है, ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ से अगर इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे कहूँ आपको, मान लो कि दोनों जन की जो एज है, जो पौत्री की एज है वो x वर्ष है, दादाजी की जो एज है वो 10x है, ठीक है। तो मैं ऐसे समझ सकता हूँ दादाजी की एज पौत्री की एज से 54 वर्ष अधिक है, मीन्स दोनों जन की जो एज का डिफरेंस होगा वो 54 वर्ष होगा कि नहीं, क्योंकि दादाजी जो है पौत्री की अगर मान लो 10 साल होगी तो दादाजी की कितनी होगी, तो 54 वर्ष ज़्यादा,
ठीक है। तो अगर 10 साल पोत्री की एज होगी तो दादाजी की कितनी 54 ज़्यादा, तो 54 ऐड करेंगे तो 64 ईयर्स हो जाएगी। तो 64 में से जब 10 माइनस करेंगे तो वो 54 वर्ष का ही गैप होगा ना। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जब समीकरण बनाएंगे तो हमको ये चीज़ यहाँ से समझना है कि जो दादाजी की एज है वो क्या है, पोत्री की एज से 54 वर्ष अधिक है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जब दादाजी की एज में से पोत्री की एज को माइनस किया जाएगा तो 54 ही आएगा, क्योंकि एज कितनी है, 54 वर्ष ज़्यादा है। तो एज का गैप कितना आ रहा है, 54 का आएगा 54 का। तो उसी हिसाब से हम प्रश्नानुसार डायरेक्ट यहाँ पे देखो छोटा सा समीकरण बना लेते। तो हम कह सकते हैं कि प्रश्नानुसार, जो कि हमको प्रश्न में कहा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, 54 वर्ष, दादाजी की एज 54 वर्ष अधिक है, तो पोत्री की एज और एक्स है, दादाजी की एज 10 एक्स है, 54 वर्ष अधिक है, ठीक है। तो दोनों जन की जो एज का डिफरेंस आएगा, गैप होगा, वो 54 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर बड़ी एज किसकी, दादाजी की एज में से अगर पोत्री की एज को माइनस कर दिया जाए तो वो कितना होगा, 54 होगा। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो 10x में से सिंपल सा समीकरण है, इसको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमको कहा गया है एज दादाजी की 54 वर्ष ज़्यादा है, ठीक है। तो हम अगर दादाजी की एज जो भी होगी उसमें से अगर पोत्री की एज माइनस कर देंगे तो 54 ज़्यादा थी तो वो ज़्यादा बच जाएगा कि नहीं एक्स्ट्रा, ठीक है। तो वही हमने किया, बड़ी एज में से, दादाजी की एज में से छोटी एज माइनस कर दिया तो डिफरेंस कितना दिया था, 54। अब यहाँ से 10x में से 1x माइनस हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 9x बचेगा यहाँ से। तो वही हमने लिख दिया, देखो 9x, यहाँ पे आगे कुछ नहीं तो एक तो होता ही है, तो 10 में से 1 गया, 9x बराबर 54। अब ये जो x के साथ 9 मल्टीप्लाई में सामने डिवाइड में चला जाएगा तो 54 डिवाइड बाय यहाँ से कितना हो जाएगा, 9। तो ये 9 से सीधे सीधे 6 बार में कटता है, ठीक है। तो यहाँ से जो x की कीमत आई वो x की कीमत हो गई 6, ठीक है। तो ये तो आ गई x की कीमत। हमको बोला गया है कि उन दोनों की आयु ज्ञात करो, दोनों जन की आयु हमको ज्ञात करना है। तो पौत्री की आयु कितनी हो जाएगी यहाँ से, तो हम बता सकते हैं कि जो पौत्री की आयु होगी, पौत्री की आयु वो कितनी हो जाएगी डायरेक्ट, तो हम कह सकते हैं बराबर x हमने माना है तो x की कीमत जो आई वो रख देंगे यहाँ। तो x बराबर कितना आया, 6। तो ये तो हो गई पौत्री की आयु 6 वर्ष। तो दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी, तो दादाजी की आयु जब हम निकालेंगे यहाँ से तो दादाजी की आयु कितनी है, 10x है, ठीक है। तो 10 तो ऐसा का वैसा x की जगह हमने क्या निकाला है, 6। तो यहाँ 6 रखेंगे तो 10 गुणे 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 60। तो 60 वर्ष ये हो गई दादाजी की एज, ठीक है। देखो इसको वेरीफाई भी कर सकते, हमको क्या कहा था क्वेश्चन में कि जो दादाजी की एज होगी वो पोत्री की एज से 54 वर्ष ज़्यादा होगी। देखो 6 में 54 जोड़ेंगे तो 54 वर्ष ज़्यादा है कि नहीं दादाजी की एज। तो इस तरह से छोटा सा क्वेश्चन था, खाली हमको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो कहा गया है 54, ये एज कहा गया है कि दादाजी की एज 54 अधिक है। अधिक का मतलब क्या है, तो जो भी दादाजी की एज होगी और पोत्री की एज होगी, दोनों जन के बीच का डिफरेंस एक तरह से अंतर ही हुआ ना, कि इनकी एज मान लो हमने निकाल लिया, यहाँ पर पोत्री की एज कितनी आई, 6 वर्ष आई, दादाजी की एज आई 60 वर्ष। तो वो क्या एक तरह से इनकी एज के बीच का, देखो दो तरीके से हम बोल सकते हैं कि दादाजी की एज 54 साल ज़्यादा है, या तो दादाजी की एज और पोत्री की एज के बीच का जो डिफरेंस है, जो गैप है वो 54 है। तो हमने उसी को बदल के अपने तरीके से इस तरह से लिख दिया कि दादाजी की एज में से अगर मैं पोत्री की एज को माइनस कर दूँ तो वो भी 54 होगा, ठीक है। फिर उसको हमने नॉर्मली समीकरण सोल्व किया, x की कीमत निकाली और जो भी एज थी x थी तो x की जगह 6 रख दिया, 10x थी तो यहाँ 6 रखा तो ये 60 वर्ष हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कहा गया है अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, ठीक है। यानी अमन की जो एज है उसके पुत्र की एज की 3 गुनी है। आगे देखते 10 वर्ष पहले। अब यहाँ पर ये चीज़ हमको समझना पड़ेगा, पहले शब्द का प्रयोग किया गया है। पहले मीन्स जो भी वर्तमान एज होगी उसमें हम 10 कम करेंगे, ठीक है। उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी, ठीक है। तो दोनों की वर्तमान आयु हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान के स्टार्ट करते सवाल को, जो हमको ज्ञात करना है वहीं से हम मानेंगे, ठीक है। तो पहले हमको क्या देखना है, देखो अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना है। मीन्स अगर पुत्र की आयु x होगी तो अमन की आयु कितनी हो जाएगी, उसकी 3 गुना 3x। तो यहाँ से हम पहले मानेंगे किसकी, पुत्र की आयु को, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर बता देंगे, माना कि अमन के पुत्र की आयु, ठीक है, अमन के पुत्र की वर्तमान आयु
आयु x वर्ष है, हमको पता नहीं कितनी, तो हम ये कितना मान लेते x वर्ष है। ठीक है, तो अमन की जो आयु होगी, तो यहाँ से जो अमन की आयु आ जाएगी, अमन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो साफ साफ कहा गया है क्वेश्चन में, पुत्र की आयु से 3 गुनी है। मीन्स x अगर पुत्र की आयु होगी तो उसका 3 गुना कितना हुआ, 3x वर्ष किसकी हो गई, अमन की आयु। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से हमको समीकरण बनाना है। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक समीकरण बनाने के लिए हमको लाइन दिया है। अब कहा क्या गया है कि 10 वर्ष पहले उसकी आयु, उसकी मीन्स अमन की आयु। ठीक है, तो देखो अभी अमन की अगर वर्तमान आयु 3x है तो 10 वर्ष पहले कितनी रही होगी, तो 3x माइनस 10। जैसे आपको मैं कहूँ कि अमन की वर्तमान आयु 30 साल है तो 10 वर्ष पहले कितनी होगी, तो आप बोलोगे जो भी वर्तमान आयु होती है उसमें से 10 माइनस कर दो। ठीक है, तो 10 अगर अभी 30 वर्ष होगी तो 10 साल पहले 20 रही होगी, तो हमने क्या किया, जो वर्तमान आयु है उसमें से माइनस कर दिया 10 को। तो अभी वर्तमान आयु अमन की कितनी है, 3x, तो 10 साल पहले कितनी रही होगी, तो 10 साल पहले अमन की आयु कितनी रही होगी। देखो समझना यहाँ से, अभी वर्तमान आयु अगर 3x है तो 10 साल पहले अमन की जो आयु होगी वो 3x माइनस 10 रही होगी। ठीक है, ये तो हमने 10 साल पहले अमन की आयु लिख ली। अब ये जो है तुलना किसके साथ किया गया है, पुत्र की आयु की 5 गुना थी। अब देखो जैसे 10 साल पहले अमन की आयु माइनस 10 किया हमने, अगर पुत्र की वर्तमान आयु x है तो 10 साल पहले पुत्र की आयु भी तो 10 कम रही होगी, तो पुत्र की जो आयु होगी वो x माइनस 10 रही होगी। ठीक है, अब कहा क्या गया है, अब हमको समीकरण बनाना है, हमको दोनों का कंपैरिजन करना है, एक दूसरे के बराबर रखना है। तो जब मैं बराबर रखूँगा, एक चीज़ समझना, तो यहाँ पर 5 गुनी तो है कौन सी आयु, तो कहा गया 10 वर्ष पहले उसकी आयु मीन्स अमन की जो एज है वो पुत्र की आयु की 5 गुना थी। अब देखो मैंने यहाँ पर समीकरण हम जब भी बनाते हम बराबर का इस्तेमाल करते। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या समझना है, ये जो एज है ये 10 वर्ष पहले अमन की एज है और ये 10 वर्ष पहले अमन के पुत्र की आयु है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको समझना क्या है कि पुत्र की आयु की तुलना में अमन की आयु 5 गुना थी। अब एक चीज़ समझो, मान लो कि पुत्र की आयु अगर 10 वर्ष रही होगी, मान लो पुत्र की आयु 10 वर्ष रही होगी, ठीक है, तो अमन की आयु उस समय कितनी रही होगी, उससे 5 गुना 50। अब अगर मैं दोनों को बराबरी में रख रहा हूँ जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है कि जो 10 वर्ष पहले अमन की आयु थी उसकी तुलना में ये 5 गुना आयु है, अमन के पुत्र की जो आयु थी 10 वर्ष पहले उसकी तुलना में अमन की आयु ये 5 गुना है। साफ सब कहा गया क्वेश्चन में कि 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुना। तो पहले तो हमने 10 वर्ष पहले की दोनों जन की आयु लिखा। अब ये जो एज है, जो अमन की एज है वो पुत्र की एज की 5 गुना है। तो वही अपने एग्जाम्पल से समझते। देखो मान लो अमन के पुत्र की एज अगर 10 वर्ष हम ले रहे तो उसकी 5 गुना कौन है, अमन की एज है। अब यहाँ पर समझना है, अगर दोनों को मैं बराबर रखूँगा, समीकरण बना रहे जैसे हम, तो बराबर रखेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई किस तरफ होगा, तो जो पुत्र की एज होगी उसमें हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये तो 5 गुना ऑलरेडी ज़्यादा थी। ठीक है, ये तो 5 गुना ज़्यादा थी, अगर 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो और ज़्यादा हो जाएगी। हमको दोनों को क्या करना है, इक्वल लाना है। तो इक्वल लाने के लिए हम क्या करेंगे, पुत्र की एज में 5 गुना कर देंगे। तो पुत्र की एज 5 गुना होगी तो अमन की एज के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये 5 गुना ज़्यादा थी। बस यही लॉजिक हम यहाँ पे लगाएंगे। तो देखो ये जो एज है अमन की वो पुत्र की एज की तुलना में क्या है, 5 गुना है। तो 5 का मल्टीप्लाई अगर मैं पुत्र की एज में कर दूंगा, ठीक है, 10 वर्ष पहले की, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ से देखो, तो ये हमने कहाँ से लिखा, तो ये चीज़ हम बता देंगे हमने लिखा कहाँ से। तो ये चीज़ हमने लिखा है प्रश्नानुसार, कि ये प्रश्न में जो भी लाइन थी पूरी लाइन हमको लिखने की जरूरत नहीं, हम वहाँ से ये चीज़ बता सकते हैं। तो ये बन गया हमारा समीकरण। अब देखो नॉर्मली इसको सॉल्व कर लेते। पहले ये 5 मल्टीप्लाई में, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा अंदर, तो 3x माइनस 10 वैसा का वैसा बराबर 5 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये बन जाएगा 5x, फिर 5 का मल्टीप्लाई अंदर होगा, तो देखो दोनों के साथ मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा 5 का, यहाँ भी होगा, तो x से किया तो वही का वही, 5 का जब 10 से करेंगे तो ये बन जाएगा 50। ठीक है, अब यहाँ पर देखो चरों को हमेशा लेफ्ट साइड कर देने का और जो संख्याएं बचे उसको राइट साइड दाएं पक्ष में रख देने का। तो देखो 3x तो वैसा का वैसा, ये 5x था, जब इसका पक्षांतर इधर करेंगे तो ये माइनस का 5x हो जाएगा बराबर 50 माइनस का है, ये माइनस का 50 पहले से यहाँ पर था। अब संख्या को हम सामने कर देंगे, जिस तरफ चर होगा उसके सामने संख्या, माइनस 10 थी उधर जाएगा तो ये प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो तो ये 3x में से 5x माइनस का है, तो
तो दोनों सिंबल अलग अलग है, चिन्ह अलग अलग है, तो माइनस तो हो जाएगा, 2x बचेगा, ठीक है। 5 में से 3 गया 2, लेकिन चिन्ह बढ़ा कौन सा है, तो माइनस का, तो ये बचा माइनस का 2x बराबर। अब यहाँ से -50 + 10, तो दोनों चिन्ह अलग अलग है, वापस से माइनस हो जाएगा, तो 50 में से 10 गए, यहाँ से 40, लेकिन चिन्ह बढ़ा कौन सा है, माइनस का, तो माइनस का 40 हमने रखा, ठीक है। तो यहाँ से x की कीमत हमको निकालना है, तो ये 2 माइनस का 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में, सामने जब 75 करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, तो -40 और बटे में आ जाएगा -2। अब देखो माइनस से माइनस कैंसल, 2 से 40 को हम काट सकते, 2 1 कम 2, और ये 20 बार में सीधे कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x की कीमत आ रही है 20/1, तो उसको हम क्या गिनेंगे 20। तो ये तो हो गई x की बात। हमको पूछा क्या है सवाल में, तो हमको बोला है दोनों की वर्तमान आयु। तो ये वर्तमान आयु किसकी है, अमन की, जो कि x हमने माना है, और सॉरी अमन के पुत्र की वर्तमान आयु x है, ठीक है। और अमन की आयु कितनी है, 3x, तो यहाँ पर x की कीमत दोनों में रख देंगे, तो ये सवाल हो जाएगा कंप्लीट। तो देखो यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो अमन के पुत्र की वर्तमान आयु होगी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से लिख के दिखा देते, अमन के पुत्र की वर्तमान आयु, तो यहाँ से वर्तमान आयु कितनी है, हमने माना था x वर्ष, अब x की जगह हमने क्या निकाल लिया है 20, ठीक है। तो जब यहाँ 20 रख देंगे तो ये तो हो गई अमन के पुत्र की आयु 20 वर्ष वर्तमान में, ठीक है। उसी तरीके से अमन की आयु निकालेंगे, तो अमन की आयु कितनी थी, तो अमन की वर्तमान आयु, तो अमन की जो वर्तमान आयु थी वो 3x थी, पुत्र की आयु की 3 गुना, 3x वर्ष थी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अब जब x की कीमत हमको रखना है यहाँ पर, तो देखो x बराबर 3 वैसा का वैसा, x की जगह कितना है, तो 20, तो हमने 20 रखा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 60 वर्ष। तो ये तो बात हो गई, अमन की आयु 60 वर्ष हो गई और पुत्र की आयु कितनी होगी 20 वर्ष। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया प्रश्नावली 2.4। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 2.5 के साथ। थैंक यू।